गुड इवनिंग। देखिए, अपना जो सेकंड चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार चल रहे थे उसमें कल अपन ने बजट रेखा तक की बात की थी कि बजट रेखा क्या होती है, बजट रेखा का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है तो क्यों होता है, और बजट रेखा के ऊपर स्थित बिंदु की अपन ने बात की, नीचे स्थित बिंदु की बात की। अब अपना एक टॉपिक आता है एकदिष्ट अधिमान। एकदिष्ट अधिमान की अपन बात यहां पे करेंगे। तो देखिए क्या होता है एकदिष्ट अधिमान। एकदिष्ट अधिमान का मीनिंग समझने से पहले अपन एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे मान लो कि बंडल है 5 6 6 7 7 8 4 6 7 6, ठीक है, 5 3 8 1। ये अपने पास बंडल है, ये अपने पास क्या है, अवेलेबल बंडल है, ठीक है। तो देखिए एकदिष्ट अधिमान क्या होता है। एकदिष्ट अधिमान उपभोक्ता का वो अधिमान होता है जिसमें उपभोक्ता उस बंडल का चुनाव करेगा। कौन से बंडल का चुनाव करेगा? उस बंडल का चुनाव करेगा जिसमें एक वस्तु की मात्रा अन्य बंडलों की तुलना में अधिक हो, अन्य बंडलों की तुलना में अधिक हो। पहली बात इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, दूसरी वस्तु की मात्रा अन्य बंडलों की तुलना में कम न हो। ऐसा जो अधिमान होता है उसको कहते हैं एकदिष्ट अधिमान। क्या कहते हैं? एकदिष्ट अधिमान। तो देखिए यहां बंडल है 5 6 6 7 7 8 4 6 7 6 5 3 8 1। तो देखिए यहां कौन से बंडल का चुनाव करेगा इसके अकॉर्डिंग इसमें एकदिष्ट अधिमान कहां होगा अपन ये सोचेंगे। तो देखिए एक वस्तु की मात्रा अन्य बंडलों की तुलना में क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो अन्य बंडलों की तुलना में ग्रेटर तो किसमें है? एक तो देखिए इसमें और एक इसमें, एक शर्त। दूसरी शर्त, दूसरी वस्तु की मात्रा अन्य बंडलों की तुलना में कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो यहां तो अपन देखेंगे कि दूसरी वस्तु की मात्रा कितनी है? 1, तो ये तो कट। यहां कितनी है? 7 7 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहां एक वस्तु की मात्रा है वो क्या है? कम है। क्या है? कम है। तो उपभोक्ता का एकदिष्ट अधिमान कहां होगा? 7 8 वस्तुएं जिस बंडल में हैं वो बंडल उपभोक्ता का क्या कहलाएगा? एकदिष्ट अधिमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकदिष्ट अधिमान कहलाएगा। इट इज क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें कि एकदिष्ट अधिमान किसे कहते हैं, तो देखिए इसकी डेफिनेशन बनती है कि उपभोक्ता एक युक्तिशील प्राणी होता है या उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है। वह उपलब्ध बंडलों में से उस बंडल को अधिमानता देगा जिसमें किसी एक वस्तु की मात्रा अन्य बंडलों की तुलना में अधिक हो तथा दूसरी वस्तु की मात्रा अन्य बंडलों की तुलना में कम न हो। ऐसा जो अधिमान होता है वो क्या कहलाता है? एकदिष्ट अधिमान कहलाता है। क्या कहलाता है? एकदिष्ट अधिमान कहलाता है। इसीलिए पहले अपन ने एग्जांपल से समझा कि एकदिष्ट अधिमान का मतलब होता क्या है। देखिए डेफिनेशन लेते हैं इसकी। मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं इसको। उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है। उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है। वह उपलब्ध बंडलों में से
बंडलों में से उस बंडल को अधिमानता देता है, उस बंडल को अधिमानता देता है जिसमें एक वस्तु की मात्रा अन्य बंडलों से अधिक हो तथा दूसरी वस्तु की मात्रा अन्य बंडलों की तुलना में कम न हो, ऐसा अधिमान एक दिष्ट अधिमान कहलाता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहलाता है, एक दिष्ट अधिमान कहलाता है। नीचे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे 7 8 8 2 8 6 9 7 इन बंडलों में से उपभोक्ता बंडल 9 7 को अधिमानता देगा, क्योंकि इसमें सभी दोनों शर्तें जो अपन ने ऊपर लिखी हैं वो क्या हो रही हैं? पूर्ण हो रही हैं। क्या हो रही हैं? पूर्ण हो रही हैं। ठीक है। दूसरा, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, पूछा गया है। रासमान विस्थापन दर, डिमिनिशिंग सब्स्टिट्यूशन रेट, देखिए क्या होती है डिमिनिशिंग सब्स्टिट्यूशन रेट। ये होती है कि कोई भी उपभोक्ता, ये चीज अपन ने पहले पढ़ी है, क्योंकि अपन ने पहले विस्थापन दर पढ़ा है। क्या पढ़ा है? विस्थापन दर या प्रतिस्थापन दर, कि उपभोक्ता किसी एक वस्तु की अधिक इकाई यदि प्राप्त करना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की मात्रा का पहली इकाई की कीमत के बराबर क्या करना पड़ता है? त्याग। इसकी जो दर होती है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन दर। अब ये यहां कह रहा है कि ये रासमान होती है। क्या होती है? रासमान होती है। तो ये है प्यारे दोस्तों कि इसमें जैसे मान लो कि कोई भी एक वस्तु है, उसकी 8 क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है? 8 क्वांटिटी है। यदि वह एक बी वस्तु की अधिक इकाई प्राप्त करना चाहेगा तो ए में से एक इकाई को छोड़ेगा। मान लो कि दोनों की कीमत क्या है? बराबर है। दोनों की कीमत क्या है? बराबर है। तो वह हो सकता है कि पहली इकाई के लिए 3 इकाई छोड़े, दूसरी इकाई के लिए 2 ही छोड़ेगा, तीसरी के लिए 1 ही छोड़ेगा, क्योंकि पहली इकाई के लिए उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मान लो कि सीधी भाषा में मैं आपको समझा दूं कि अपन एग्जांपल लेते हैं आम और यहां सेब का। किसका एग्जांपल लेते हैं? आम और सेब का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? आम और सेब का एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए यहां है 10, फिर 7, ठीक है, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 4। समझ में आएगी क्या बात? अभी आएगी कि अधिकतम आम कितने खरीदे जा सकते हैं? 10 आम खरीदे जा सकते हैं। कितने आम खरीदे जा सकते हैं? जो उपभोक्ता की आय है, अन्य जो बातें हैं वो समान है, तब 10 आम। कितने? 10। बात समझ में आई? तो यहां सेब कितनी है? 0। कितनी है? 0। अब यहां एक सेब के लिए यहां लिखेंगे विस्थापन, ठीक है। तो यहां तो डैश है, यहां एक के लिए कितनी त्याग हो रही है? 3।
एक के लिए कितने आम छोड़ रहा है? 3 आम। एक सेव प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता यहां कितने आम का त्याग करने के लिए तैयार है? 3। लेकिन जैसे ही ये दूसरी सेव प्राप्त करेगा तो उसके बदले में ये केवल कितनी छोड़ेगा? 2। कितनी छोड़ेगा? 2 आम छोड़ेगा। बात समझ में आई क्या? कि अब इससे अगली में बात करें तो जब ये तीसरी सेव प्राप्त करेगा तो यहां ये एक ही आम का त्याग करेगा। कितने आम का त्याग करेगा? एक ही आम का त्याग करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब उपभोक्ता किसी दूसरी वस्तु की इकाई अधिक प्राप्त करना चाहता है तो वो जैसे जैसे इकाइयां प्राप्त करेगा वैसे वैसे जो उसकी विस्थापन दर है वो घटती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? घटती चली जाएगी। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए यहां पूरे आम थे, अब इसको एक सेव लेनी है। क्या लेनी है? एक सेव। तो पहली सेव की जो उपयोगिता है या पहली सेव का जो इंपॉर्टेंस है वो इस कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए वो ज्यादा इकाइयां छोड़ने के लिए भी तैयार है। ये यहां इसको मोस्ट रिक्वायरमेंट है इस चीज की, यूं समझ लो, ये उसके लिए तत्पर है। तो ये यहां इसके लिए ज्यादा क्वांटिटी मैंगो की क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा। क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा। अब यदि ये दूसरी यूनिट सेब की लेना चाहेगा तो वो तत्परता थोड़ी कम हो जाएगी। वो तत्परता क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहां उपभोक्ता केवल 2 ही आम छोड़ेगा। कितने आम छोड़ेगा? 2 ही आमों का त्याग करेगा। ऐसे करके यदि जब उपभोक्ता तीसरी सेव प्राप्त करना चाहेगा तो वह केवल एक ही आम का त्याग करेगा। तो देखने में यह मिल रहा है कि जैसे जैसे उपभोक्ता दूसरी वस्तु की इकाइयां अधिक बढ़ाता जाता है वैसे वैसे उसकी त्यागने की जो क्षमता है, त्यागने की जो मात्रा है दूसरी वस्तु की, वो क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। पहली इकाई के लिए ज्यादा त्याग करेगा, दूसरी के लिए उससे कम करेगा, तीसरी के लिए उससे कम करेगा, चौथी के लिए उससे कम करेगा। क्लियर है? इसे कहते हैं ह्रासमान विस्थापन दर। क्या कहते हैं? ह्रासमान विस्थापन दर। तो देखिए यदि उपभोक्ता किसी एक वस्तु की अधिक इकाई प्राप्त करना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। यह त्याग अतिरिक्त इकाइयों में वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। इस स्थिति को ह्रासमान विस्थापन दर कहते हैं। इस स्थिति को ह्रासमान विस्थापन दर कहते हैं। ह्रासमान विस्थापन दर कहते हैं। देखिए मोस्टली इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, फिर भी मैंने आपको इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ह्रासमान विस्थापन दर यानी कि विस्थापन की जो दर है वो गिरती हुई कैसे होती है, क्या सिचुएशन आती है, क्या ऐसा होता है कि जो ह्रासमान है, जो विस्थापन दर है वो ह्रासमान होती है। इसको अपन ने एक एग्जांपल के माध्यम से क्लियर कर लिया है कि ह्रासमान विस्थापन दर किसे कहते हैं और ये ह्रासमान कैसे होती है। इट इज क्लियर? अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए नया बिंदु आया है, उदासीनता, तटस्थता, अनधिमान वक्र। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता, तटस्थता और अनधिमान वक्र इंग्लिश में कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। देखो ये क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व है वो किसे कहते हैं? तो दो वस्तुओं के
दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को व्यक्त करने वाला वक्र जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं या उपभोक्ता उनके बीच तटस्थ या उदासीन रहता है। अनधीमान वक्र कहलाता है। अनधीमान वक्र कहलाता है। अगली बात समझ में कि दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को व्यक्त करने वाला वक्र जो उपभोक्ता को या तो समान संतुष्टि देंगे और या उपभोक्ता उनके बीच क्या रहेगा, तटस्थ रहेगा, इंडिफरेंस रहेगा, उसे क्या कहते हैं, अनधीमान वक्र। देखिए इसे उदासीनता वक्र भी कहते हैं, तटस्थता वक्र भी कहते हैं। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए नाम ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जामिनर उसको अनधीमान वक्र किसे कहते हैं यही बात लिख के दे। वो दे सकता है उदासीनता वक्र किसे कहते हैं, वो दे सकता है तटस्थता वक्र किसे कहते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश टर्म आपको यदि लर्न होती है, याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश में इसको इंडिफरेंस कर्व ही कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, चाय और पान का, टी का और पान का। टी और पान का एक एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ये कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं अपन। ये देखिए कॉम्बिनेशन है, ये 5 कॉम्बिनेशन है, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं अपन संयोग यानी कि कॉम्बिनेशन। एक कॉलम और बना देता हूं, समझने में आसानी रहेगी। ए बी सी डी और ई, ये 5 कॉम्बिनेशन है। ये क्या बता रहे हैं कि यदि उपभोक्ता 1 चाय और 5 पान का यूज करेगा तो उसे समान संतुष्टि मिलेगी या इनके बीच उपभोक्ता क्या रहेगा, तटस्थ। 2 चाय 4 पान, 3 चाय 3 पान, 4 चाय 2 पान और 5 चाय 1 पान। ये वो कॉम्बिनेशन है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं या इनके बीच उपभोक्ता क्या रहता है, तटस्थ रहता है। इन संयोगों को जो व्यक्त करने के लिए जो कर्व अपन बना रहे हैं, जो वक्र बना रहे हैं, उसी का नाम क्या है, उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र, अनधीमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व। देखिए इसका एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। यहां लेते हैं चाय, ठीक है, यहां लेते हैं पान। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5।
पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 1 चाय और 5 पान। दूसरा कॉम्बिनेशन 4 2 का है। तीसरा कॉम्बिनेशन 3 3 का है। चौथा कॉम्बिनेशन 2 4 का है। पांचवा कॉम्बिनेशन 1 5 का है। इसके ऊपर जो कर्व खींचेंगे, इनको मिलाते हुए जो कर्व खींचेंगे वो क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व। ये क्या है, आईसी है। क्या है, आईसी। क्योंकि अपना यहाँ पे थोड़ा सा पैमाना बराबर नहीं है मार्कर होने की वजह से, इसलिए ये सभी को टच नहीं करता है, बल्कि ये सभी को टच करता हुआ बनेगा। और इसका स्लोप जो होगा, इसका स्लोप जो होगा वो बजट रेखा की तरह कैसा होता है, नेगेटिव या फिर डाउनवर्ड। कैसा होता है, नेगेटिव या डाउनवर्ड होता है। ये है आपका क्या, इंडिफरेंस कर्व। क्या है, इंडिफरेंस कर्व। पूछा जाए अंदिमान वक्र किसे कहते हैं, तो लिखेंगे दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को व्यक्त करने वाला वक्र जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है या उपभोक्ता उनके बीच तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है, अंदिमान वक्र कहलाता है। ये एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है और इसके माध्यम से ये डायग्राम अपन बना सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए, यदि आप इसका फ्री हैंड डायग्राम भी बनाते हैं तो वो भी बिल्कुल सही रहेगा। फ्री हैंड, ये देखिए ये आईसी है। ये क्या है, आईसी। यहां लिखेंगे गुड ए और यहां लिखेंगे गुड बी। ये जो कर्व है वो क्या है, आईसी कर्व है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक छोटा सा बिंदु और अपन करेंगे, अंधिमान मानचित्र। कल अपन फिर देखेंगे अंधिमान वक्र की विशेषताएं। यहां से क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। एक सिंगल विशेषता पूछ सकता है और बड़ा क्वेश्चन यदि देना चाहे तो सारी विशेषताओं को एक साथ पूछ सकता है। लेकिन इससे पहले अपन अंधिमान मानचित्र और देख लेते हैं। एक छोटा सा अंधिमान मानचित्र, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अंधिमान मानचित्र, अंधिमान मानचित्र, इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप। देखिए इंडिफरेंस मैप क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अनधिमान वक्रों को, दो या दो से अधिक अनधिमान वक्रों को एक ही रेखा चित्र द्वारा, एक ही रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने वाला वक्र, प्रदर्शित करने वाला वक्र अनधिमान मानचित्र कहलाता है। अनधिमान मानचित्र कहलाता है कि जिसमें दो या दो से अधिक इंडिफरेंस कर्व एक साथ शो किए जाते हैं, वो अपना क्या कहलाता है, अनधिमान मानचित्र। क्या कहलाता है, देखिए ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, IC1, IC2, IC3, IC4। ठीक है, वस्तु ए यानी कि गुड ए और वस्तु बी यानी कि गुड बी। ये जो है आपका वो है इंडिफरेंस मैप। क्या है, इंडिफरेंस मैप। देखिए इसका डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, इसका डायग्राम बहुत बार पूछा गया। सिंगल केवल इंडिफरेंस मैप बनाइए, इंडिफरेंस मैप का डायग्राम बनाइए
व्हाट इज इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप से आप क्या समझते हैं, इंडिफरेंस मैप क्या होता है। ये क्वेश्चन इसका बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो दो या दो से अधिक अंदिमान वक्रों को एक ही रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने वाला जो वक्र होता है उसको क्या कहते हैं, अंदिमान मानचित्र, यानी कि क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप कहते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 4 आईसी कर्व को ये एक साथ प्रदर्शित कर रहा है, तो ये क्या है, इंडिफरेंस मैप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। कल अपन चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं।